बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे तोड़ती पत्थर। सबसे पहले हम इसमें कविता का परिचय पढ़ेंगे। यह कविता हिंदी साहित्य के महान रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। कवि ने इस कविता में एक गरीब मजदूरन की मजबूरी और लाचारी का वर्णन किया है। वह अपने तथा अपने परिवार का पेट भरने के लिए धूप तथा गर्मी में पसीने में लथपथ होकर भी परिश्रम कर रही है। यह कविता मनुष्य को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। इस कविता में यह बताया गया है कि इलाहाबाद में किसी रास्ते पर चलते हुए निराला एक जवान मजदूर औरत को देखते हैं जो अपना पेट पालने के लिए कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। उस औरत की पीड़ा, लाचारी और काम के प्रति समर्पण निराला के हृदय को स्पर्श करता है और वे अपनी भावनाओं को तोड़ती पत्थर नामक कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आइए हम इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। निराला कवि कहते हैं कि इलाहाबाद के रास्ते में उन्होंने एक मजदूर स्त्री को देखा जो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई। इसमें कवि ये कह रहे हैं कि वह महिला जहाँ बैठी हुई है वहाँ पर कोई छायादार पेड़ नहीं है जिसकी छाया में वह सुरक्षित रह सके। अर्थात वहाँ पर वह जिस पेड़ के नीचे बैठी है वो ऐसा पेड़ है जो धूप से उसका बचाव नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वह औरत अपना कार्य करे जा रही है। अब इसमें आगे एक शब्द लिखा हुआ है स्वीकार। क्या स्वीकार किया उसने इसी परिस्थिति को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया है। श्याम तन भर बंधा यौवन। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहा है कि उस औरत का शरीर सांवला है। श्याम तन, श्याम का मतलब क्या होता है? सांवला। तन मतलब शरीर। उस औरत का शरीर कैसा है? सांवला है, जो निरंतर धूप में कार्य करने से हो गया है। भर बंधा यौवन। भर मतलब भरा पूरा, बंधा मतलब सुगठित, यौवन मतलब युवा अवस्था यानी जवान। वह औरत कैसी है? जवान है। उस औरत की अवस्था भरपूर जवानी वाली है और जवानी के कारण उसका शरीर कैसा है? सुगठित है। और इसी युवा अवस्था के कारण उसका शरीर सुगठित होने के कारण सांवला होने पर भी आकर्षक है। नत नयन प्रिय कर्म रतमन। नत नयन, उसके नेत्र झुके हुए हैं, वह अपनी नेत्र झुकाकर, आंखें झुकाकर बैठी हुई है। प्रिय कर्म रतमन, और पूरी तरह से अपने कार्य में डूबी हुई है। वह पूरे मन से अपना कार्य कर रही है, अर्थात पूरे मन से पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ। गुरु का मतलब होता है बड़ा। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है जिससे वह करती बार बार प्रहार, जिससे वह बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही है, पत्थरों को तोड़ रही है। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। वह महिला जहाँ बैठी है उसके सामने ही पेड़ों की पंक्तियां हैं, बहुत सारे पेड़ हैं बड़े बड़े। अट्टालिका प्रकार, और कई प्रकार के बड़े बड़े भवन हैं, इमारतें हैं। इसमें कवि ये बताना चाह रहा है कि वह महिला गरीब और मजबूर है, इसीलिए वह कड़ी धूप में परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। वह पत्थर किसके लिए तोड़ रही है? मकान बनाने के लिए तोड़ रही है। उस स्त्री का भाग्य है, उसकी गरीबी है, जिसके कारण वह धूप में बैठकर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। इस महिला के माध्यम से कवि ने संपूर्ण मजदूर वर्ग के शोषण के दृश्य को यहाँ पर बताया गया है। आगे की पंक्तियों में कवि ने गर्मी के वातावरण का वर्णन करते हुए कहा है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। ये जो समय था वो गर्मियों का था, बहुत तेज गर्मी हो रही थी और उस समय धूप बहुत तेज हो रही थी। ये दृश्य कब का बताया है? दोपहर का बताया। दोपहर में, गर्मियों में दोपहर के दिन का समय है। इस समय धूप बहुत तेज हो रही थी। दिवा का तमतमाता रूप। दिवा का मतलब है दिन
और तमतमाना का मतलब है क्रोधित होना, गुस्सा होना। इस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य बहुत अधिक क्रोधित होकर के बहुत तेज धूप कर रहा है, अर्थात गर्मी बहुत तेज हो रही है। उठी झुलसाती हुई लू और शरीर को जला देने वाली, झुलसाती का मतलब क्या होता है? जलाना, झुलसाना। उस समय इतनी तेज गर्म हवाएं चल रही थी जो शरीर को जला रही थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, और ये जो धरती है वो ऐसे जल रही थी मानो रुई जल रही हो, मतलब इतनी तेज गर्मी हो रही थी और उस गर्मी में बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये धरती है वह रुई की भांति जल रही हो। गर्द चिंगी छा गई, गर्द का मतलब है धूल, चिंगी का मतलब है चिंगारी। अब वो जो गर्म हवाएं चल रही थी उसमें धूल भी उड़ रही थी साथ में। तो कवि ये कह रहा है उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उन गर्म हवाओं में धूल के कण चिंगारियों की भांति फैल गए हो। प्राय हुई दोपहर, प्राय मतलब हमेशा, रोज की तरह दोपहर हो गई है और इस चिलचिलाती गर्मी में, शरीर को जला देने वाली हवाओं में वह महिला अपने पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। देखते देखा मुझे तो एक बार, वह महिला पत्थर तोड़ते हुए उसकी नजर निराला पर जाती है। हम जब किसी कार्य में व्यस्त होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें नोटिस कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो ऐसा ही आभास उस महिला को हुआ। तो उस महिला ने पहले अपनी नजर उठा करके निराला को देखा और उसके बाद उसने बड़े बड़े भवनों को देखा। छिन्न तार का मतलब होता है आशा रहित। तार टूटने पर जो हालत वाद्य यंत्र की होती है वैसी ही दशा मनुष्य की उसके सपने टूटने पर होती है। इस समय उस महिला की दशा भी उस वाद्य यंत्र जैसी जिसके तार टूट गए हो। यहाँ पर उस महिला को वाद्य यंत्र जो सितार होता है उसके समान बताया है। जैसे कोई सितार होता है उसका जब कोई तार टूट जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, उसी प्रकार वह औरत, उसके सपने टूट गए थे उन बड़े बड़े भवनों को देखकर। उसके सपने क्यों टूट गए थे? क्योंकि जब उसने उन भवनों की तरफ देखा तो वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि सब गर्मी के कारण अपने घर में एसी में बैठे थे, पंखों में बैठे थे और वो बाहर धूप में बैठकर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। तो उसे अपने भाग्य पर अफसोस होता है, दुख होता है और यही सोचकर कि वह दुखी हो जाती है। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। जब उस महिला ने निराला को देखा था तो निराला ने उसकी आंखों को पढ़ लिया और उसकी आंखों में उन्होंने क्या देखा? निराला ने यह अनुभव किया कि निराला ने यह अनुभव किया कि उस महिला को बहुत मारा गया हो, पीटा गया हो और फिर उसे रोने न दिया हो, अर्थात उसने अपने दर्द को अपने मन में छुपा लिया हो। वह महिला बहुत दुखी थी, बहुत पीड़ित थी, लेकिन वह फिर भी किसी से अपना दुख दर्द नहीं बांट रही है। वह किसी को अपने दुख के बारे में किसी को बता नहीं रही है। सजा सहज सितार। अब निराला ने उस महिला को एक सितार की बात ही बताया। मैंने आपको बताया ना, छिन्न तार से तात्पर्य उन्होंने सितार उसको सितार मान करके ही किया था। सजा सहज सितार। निराला अनुभव करते हैं कि वह महिला उनके सामने सितार की भांति बैठी हुई है। जैसे सितार को छेड़कर मधुर और अच्छे गीत रचे जा सकते हैं, वैसे ही इस महिला के भीतर पीड़ा और व्यथा में कई अनोखे गीत या धुनें छिपी हुई है ना। जैसे सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार। अब कवि ये कह रहे हैं कि मैंने उस महिला की आंखों में वो दर्द सुन लिया, वो दर्द महसूस कर लिया जो मेरे अलावा और किसी को भी सुनाई नहीं दिया। एक क्षण के बाद वह कांपी सुहार। अब जब निराला उसको देखते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं, फिर वो स्त्री है, फिर अपनी नजरें झुका लेती है और अपने काम में लग जाती है। तो एक क्षण के लिए वह महिला अपने वास्तविकता में आती है। वह जब बड़े निराला को देखती है, भवनों को देखती है, तो एक तरह से वह स्वप्न लोक में खो जाती है। लेकिन फिर उसके शरीर में एक पल के लिए कंपन उत्पन्न होता है, उसके शरीर में कंपन होता है और वह सपनों से बाहर निकल करके वास्तविकता में आती है और उसे फिर अपना कार्य याद आ जाता है। ढुलक माथे से गिरे सिकर।
और जब उसे वह अपनी वास्तविकता में आ जाती है तो उसकी माथे से पसीने की बूंद गिरती है और वह महिला फिर से अपने कार्य में लग जाती है। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, वह फिर से अपने कार्य यानी पत्थर तोड़ने में लग जाती है और ऐसा लग रहा है कि वह यह कह रही है, मैं तो तोड़ती पत्थर। अर्थात वह महिला कह रही है, मेरा भाग्य तो पत्थर तोड़ना ही है, इस कड़ी धूप में मेहनत करना ही है, अर्थात ये पत्थर तोड़ना ही मेरा भाग्य है।